प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण अंक की प्रश्न बोर्ड 2026। मैं आज आपको बताने वाला हूं साइंस विज्ञान के महत्वपूर्ण अंक की प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका प्यारे बच्चों, पहले लिखते हैं हल और जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है इसमें दे रखा हमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, बराबर दे रखी है आपकी 30 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। ये दे रखी है आपकी 30 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है तो ये हो जाएगी आपकी माइनस, क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या आर बराबर -30 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि अवतल दर्पण है। इसके बाद इसमें ज्ञात करा रहा है फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी एफ ज्ञात करा रहा है इसमें। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सूत्र होता है ये होता है आपका, यानी एफ बराबर होता है आपका r/2। क्या होता है? एफ बराबर r/2। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है? एफ ज्ञात करनी है। तो बराबर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? -30 दे रखी है। -30/2। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 2 की भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 15 बार। तो हो जाएगा एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, यानी एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, जितने भी आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा आगे क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दे रखा है, यानी उत्तल दर्पण है, क्या है? उत्तल दर्पण में क्या दे रखी है? फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। और इसके बाद पूछ रहा है इसमें कि इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या
यानी स्मॉल r बराबर, इसमें पूछ रहा है हमसे, ज्ञात करा रहा है। तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है आपका F बराबर r/2, और इसमें ज्ञात करा रहा है आपसे r, तो ये हो जाएगा आपका r बराबर 2 गुणा F। क्या हो जाएगा? r बराबर 2 गुणा F बराबर 2 गुणा F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 दूनी कितने हो जाएंगे आपके? 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आ जाएगी आपकी r की वैल्यू, यानी r बराबर 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, यानी थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दिया है हमें दे रखा है क्रांतिक कोण। क्या दे रखा है? क्रांतिक कोण, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर, यानी ये दे रखा 45 डिग्री। और उसके बाद है कि वायु के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ये हो जाएगा आपका ANL। ये आपको इसमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है, यानी वायु के सापेक्ष, यानी ANL बराबर, यानी वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ANL बराबर 1/sin C बराबर 1/sin C है, तो C की वैल्यू कितनी है? 45 अंश है। तो ये हो जाएगा आपका 45 sin 45 डिग्री बराबर 1/sin 45 का मान होता है 1/√2 बराबर √2 ऊपर चला जाएगा, तो यह जाएगा आपका √2। और √2 का जो मान होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका 1.414। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी वायु के सापेक्ष ANL, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.414। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3। वायु के सापेक्ष जल का
अपवर्तनांक बराबर है, यानी अपवर्तनांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वायु के सापेक्ष ए एन जी या ए एन डब्लू, किससे, ए एन डब्लू से, यानी ए फॉर एयर है, एन फॉर अपवर्तनांक, डब्लू फॉर वाटर। तो ए एन डब्लू बराबर दे रखा है 4/3। इसके बाद हमसे कह रहा जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये दे रखा है जल के सापेक्ष, यानी WNA बराबर, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला है, यानी WNA बराबर 1 यानी अच्छा वायु के सापेक्ष, तो हो जाएगा ए एन डब्लू, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका सूत्र है ए एन डब्लू बराबर हो जाएगा 1/WNA, यानी ये हो जाएगा आपका वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 1 जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो यहाँ लिख देंगे जल के सापेक्ष जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा आपका, या इसे ऐसे लिख लें WNA बराबर 1/ANW। तो बराबर 1/ANW की वैल्यू कितनी दे रखी है, ANW की 4/3, कितनी वैल्यू दे रखी है, 4/3। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4/3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 1 में 1 की गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, तो ऊपर रहेगा कितना आपका, यानी ऊपर पहुँच जाएगा आपका 3 और नीचे आ जाएगा आपका 4। इसमें इसकी भाग कर लेंगे अब, यानी 3 में भाग करेंगे 4 की, तो ना जाने की 0 दशम लगा लेंगे, 0 बढ़ा ली, 4 सत्ते 28, 10 में 60 के 2, 0, 4 पंजे 20। तो इस प्रकार जो आपका आ जाएगा 0.75, ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे। इस प्रकार यह आ जाएगा आपका, यानी जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 0.75। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2.25 मीटर प्रति सेकंड हैं।
वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2.25 मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसमें मतलब वायु तथा जल में प्रकाश की चाल है। तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है हमें 3 गुणा 10⁸ मीटर, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल बराबर 2.25 गुणा 10⁸ है। यहाँ पर भी 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करवा रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी ये ज्ञात करवाया WN वायु के सापेक्ष ANW, वायु होती है एयर यानी ANW, ये आपसे ज्ञात करा रहा है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका यानी ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितनी है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे, और जल में प्रकाश की चाल है 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हल करेंगे इसे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कैंसिल हो जाएगा और 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद आपका क्या बचेगा यहाँ, ये बचा 3/2.25, इसके बाद क्या होगा 0.12, तो आपका हो जाएगा ऊपर 2 जीरो हो जाएंगे ऊपर और 225 हो जाएगा। और इसको हम कैंसिल करते हैं। अब 25 से कैंसिल करके देंगे, 25 एकम 25, कितने बचेंगे 5, 25 दूनी 50 और 25 निम्मा 225। तो यह 300 में 25 के भाग करते हैं तो 25 एकम 25, 0 10 में से 5 गए 5
और 25 दूनी 50। इसी प्रकार 225 को काट लेते हैं। 25 से 9 पंजे 45, यहाँ से लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22। तो ये कट जाएगा आपका यहाँ पर 12 बार और ये कट जाएगा आपका 9 बार। उसके बाद 12/9, 12/9 काट लेते हैं हम 4 से, 3 से, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 बराबर। यह आ जाएगा आपका 4/3। अब 4 में भाग करेंगे 3 की, तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1, दशम लगा ले, 0 बढ़ा ले, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, दशम लग रहा 0 बढ़ा, 3 तिया 9। इसी प्रकार आता चला जाएगा। तो हम दशमलव के 2 अंक तक लेंगे, 1.33। यह आपका क्या था, रफ कार्य था प्यारे विद्यार्थियों आपका। तो यह आ जाएगा आपका वायु के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी ANW बराबर 1.33। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यदि कांच का अपवर्तनांक हमें दे रखा कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 और हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो इसका फार्मूला है कांच में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ बटे कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो ये हो जाएगा बराबर
3 गुणा 10 की घात 8 गुणा 2 और बटे 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा आपका कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि निर्वात तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रम से 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है तथा 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। कांच का निरपेक्ष आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। निर्वात तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रम से 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड तथा 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। कांच का निरपेक्ष आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जो हमें दे रखा है उसे लिख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और कांच में प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। और पूछ रहा है कांच का निरपेक्ष आवर्तनांक। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक तो ये जाएगा आपका कांच का कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल तो क्या हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 गुणा 10 की घात 8 3 गुणा 10 की घात 8 बटे कांच में प्रकाश की चाल दे रखी है 2 गुणा 10 की घात 8। यह आपका क्या है मीटर प्रति सेकंड है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपका मीटर प्रति सेकंड है मात्रक। तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा। उसके बाद 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कैंसिल। आपका बचेगा यहाँ 3/2। तो
3 में भाग करेंगे हम 2 की, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, 0.0, 2 पंजे 10, तो यह आ जाएगा आपका बराबर 1.5। कितना आ जाएगा? 1.5। तो कांच, ये आपका यहाँ पर रफ कार्य है। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1.5। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दिया है हमें क्या क्या दे रखा हमें? वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी ये हो जाएगा आपका ANW बराबर है 4/3। इसके बाद दे रखा हमें जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से वायु के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG बराबर 3/2। और क्वेश्चन में पूछा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष यानी WNG ये आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG बराबर हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे ANW
बराबर ANGW कितना दे रखा है, ANG 3/2 और बटे ANW 4/3 कितना है 4/3। तो आपके निशान बराबर के चिन्ह यहाँ पर आएंगे। तो क्या इसमें होएगा आपका पहले की चौथे में और दूसरे की तीसरे में गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 और 4 × 2। तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG बराबर आ जाएगा 9/8। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 हो तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 हो तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। दिया है हमें वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक इधर रखा वायु के सापेक्ष यानी ANL बराबर है 1.25 और कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इधर का वायु के सापेक्ष यानी ANG बराबर है 1.5 है। और कह रहा द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी LNG ये आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी LNG
एन जी बराबर क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए एन जी बटे ए एन एल बराबर ए एन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 और बटे ए एन एल की वैल्यू दे रखी है 1.25 बराबर, इसको कैंसिल करेंगे यानी ये हो जाएगा आपका 15 गुणा 100 ऊपर यानी 2 के बाद दशमलव नीचे हो जाएगा आपका 125 गुणा 10, कैंसिल कर लेंगे इसे, इसमें इसकी भाग करेंगे तो कट जाएगा 10 बार। उसके बाद इसे काट दें हम 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, इसे काटते हैं 5 से, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 6 बटे 5 और 6 में 5 की भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 6 में से 5 का 1.0, 5 दूनी 10, ये आपका रफ कार्य है तो ये आ जाएगा आपका 1.2, 1.2 आंसर आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों। इसके बाद है कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी एल एन जी बराबर 1.2, इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि किसी लेंस की क्षमता -5.0 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। किसी लेंस की क्षमता -5.0 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। जैसा कि हमें दे रखा है यानी लेंस की फोकस दूरी हमें दे रखी है क्षमता, यानी लेंस की क्षमता दे रखी है, लेंस की क्षमता यानी P बराबर है -5 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और माइनस में कब होगी, जब ये कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। और हमें क्या ज्ञात करनी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी यानी F हमें ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र होता है लेंस की फोकस दूरी F बराबर 100/P, तो ये हो जाएगा F बराबर 100/P, कितना दे रखा है आपको, -5D है यानी 5 डायोप्टर। इसके बाद 5 की भाग करेंगे इसमें तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा F बराबर -20 सेंटीमीटर। और इसमें कह रहा है कि तथा लेंस किस प्रकार का है, तो लेंस कैसा हो जाएगा, लेंस का प्रकार
यानी लेंस हो जाएगा आपका अवतल। लेंस क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है? यह लेंस किस प्रकार प्रकृति है? यह लेंस किस प्रकृति का है? किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है? यह लेंस किस प्रकृति का है? यानी लेंस की क्षमता दे रखी है, लेंस की क्षमता यानी कि P, इधर रखिए 2 डायोप्टर और फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी F हमें ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा आपका लेंस की फोकस दूरी यानी F बराबर 100/2D, यानी 2 डायोप्टर, 2 की बात करेंगे, 2 दूनी 2 पंजे 10 यानी 50 बार। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। और इसकी जो प्रकृति हो जाएगी, उत्तल लेंस। कैसा लेंस? यानी उत्तल लेंस। इस प्रकार ये आपके प्यारे बच्चों आंसर हो जाएंगे। यानी लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी 100/2 डायोप्टर, 2 की भाग करेंगे 50 दूनी 100, तो बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। और प्रकृति हो जाएगी लेंस की उत्तल लेंस। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? उत्तल लेंस की क्षमता दे रखी है, हमें दे रखा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। हो तो फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी F ज्ञात करनी है। तो लेंस की फोकस दूरी बराबर ये हो जाएगी 100/1 डायोप्टर। 1 की भाग करेंगे तो आपको 100 ही आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर।
तो आंसर हो जाएगा आपका लेंस की फोकस दूरी f बराबर 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये आपके क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। जैसा हमें दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी है, ये कैसा लेंस है? अवतल लेंस की फोकस दूरी, यानी ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस में दे रखी है लेंस की फोकस दूरी यानी f बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। और इसकी क्षमता ज्ञात करनी है, लेंस की क्षमता यानी कि P हमें ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा लेंस की क्षमता P बराबर 100 बटे माइनस यानी f, 100 बटे f। लेंस की क्षमता P बराबर 100 बटे f। तो P बराबर 100 बटे f कितनी है? -20। तो 20 का भाग करेंगे इसमें, तो P बराबर आ जाएगा -20 पंजे 100 डायोप्टर, यानी P बराबर आ जाएगा -5D। P बराबर लेंस की क्षमता P बराबर -5 डायोप्टर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। दिया है हमें 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली, यानी लेंस की क्षमता उत्तल लेंस है आपका कैसा है? उत्तल लेंस। तो इसमें दे रखी है हमें लेंस की फोकस दूरी f बराबर 25 सेंटीमीटर। और लेंस की क्षमता ज्ञात करा रहा है। लेंस की क्षमता यानी P हमसे ज्ञात करा रहा है। तो लेंस की क्षमता बराबर P बराबर 100 बटे f, 100 बटे f। तो ये हो जाएगा P बराबर 100 बटे 25।
25 की भाग करेंगे तो P बराबर आ जाएगा 4 डायोप्टर। तो इस प्रकार लेंस की क्षमता हो जाएगी आपकी 4 डायोप्टर। लेंस की क्षमता यानी P बराबर 4 डायोप्टर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, यानी कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और साइन 42 डिग्री बराबर है 0.47। जैसा कि हमें दिया है, यानी कांच जो वायु के लिए क्रांतिक कोण C का मान पूछ रहा है इसमें, यदि वायु के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG बराबर दे रखा 1.5। तो सूत्र है आपका, यानी ANG बराबर 1/sin C, यानी वायु के सापेक्ष जल का कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा 1/sin C। और हमें ज्ञात करना sin C। तो sin C बराबर 1/ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1/1.5। तो ये हो जाएगा आपका, यानी 10/15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो हो जाएगा आपका 2/3। इसमें भाग करेंगे इसकी 2 में 3 की ना जाने की 0.3 चंग 18, 10 में से 8 के 2 ताली 0, और ये हो जाएगा 3 चंग 18, ऐसे आता रहेगा तो ये 7 हो जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा 0.67। और ये आएगा आपका, यानी साइन C बराबर इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, C की वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन C ये हो जाएगी आपकी साइन 42 डिग्री। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें दे रखा है कि वायु के सापेक्ष इसमें दे रखा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW बराबर है 4/3, और वायु के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर है 3/2 और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करा रहा है। जल के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक WNG बराबर हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा जल के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक यानी WNG बराबर वायु के सापेक्ष जल कांच का आवर्तनांक ANG बटे वायु के सापेक्ष जल का आवर्तनांक ANW। तो बराबर ANG कितना है 3/2 बटे और ANW है 4/3। तो पहले की चौथे में और दूसरे की तीसरे में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 और 4 गुणा 2। तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। तो इस प्रकार आ जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 9/8। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का आपतन कोण 48 डिग्री है, इसका अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का आपतन कोण 48 डिग्री है, इसका अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमें दे रखा प्रिज्म का कोण दे रखा है यानी A बराबर 60 डिग्री और आपतन कोण प्रिज्म का आपतन कोण यानी ये दे रखा हमें प्रिज्म का आपतन कोण यानी I बराबर दे रखा 48 डिग्री और इसका अल्पतम विचलन कोण अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा M ये हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है आपका I बराबर A प्लस डेल्टा M बटे 2 और हमें ज्ञात क्या करना है इसमें यानी डेल्टा M विचलन कोण ज्ञात करना हमें। तो हो जाएगा आपका डेल्टा M बराबर 2I माइनस A बराबर 2 गुणा I की वैल्यू आपकी है 48 डिग्री माइनस A की वैल्यू है 60 डिग्री। 48 दिन हो जाएंगे आपके 96, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 का 6 9 में 6 का 3 तो हो जाएगा 36 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आंसर अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा M बराबर 36 डिग्री।
इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा? यानी 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा? जैसा कि हमें दिया है, हमें दे रखा है 60, यानी ये बराबर है 60 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण है, यानी आपका न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम बराबर दे रखा है 30 डिग्री। और स्थिति में आपतन कोण आई आपको ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला है, यानी आई यानी आपतन कोण, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 60 डिग्री, डेल्टा एम की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री बटे 2। दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएंगे 90 डिग्री बटे 2 की भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो आई बराबर यानी आपतन कोण आई बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा? यानी 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा? जैसा कि हमें दिया है, हमें दे रखा है 60, यानी ये बराबर है 60 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण है, यानी आपका न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम बराबर दे रखा है 30 डिग्री। और स्थिति में आपतन कोण आई आपको ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला है, यानी आई यानी आपतन कोण, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 60 डिग्री, डेल्टा एम की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री बटे 2। दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएंगे 90 डिग्री बटे 2 की भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो आई बराबर यानी आपतन कोण आई बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 19, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम है। तो एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम है। दिया है
कि चालक सामान्य अवस्था 5 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी स्मॉल n बराबर है 5। उसके बाद हमें आवेश दे रखा है, कितना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1 गुणा 10⁻19। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी E बराबर 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। और इसमें कह रहा है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा यानी Q ज्ञात करवा रहा है इसमें। तो आवेश की मात्रा होती है, यानी आवेश की मात्रा Q बराबर N गुणा E। तो Q बराबर N कितना आपका 5 है, और E कितना 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। तो 16 में 5 गुणा करेंगे, यह जाएगा 16 पंजे 80, यानी 8.0 गुणा 10⁻19 कूलम। और आवेश की जो प्रकृति होगी, आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। आवेश की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक चालक, क्वेश्चन नंबर 20, एक चालक पर 9 गुणा 6 गुणा 10⁻19 कूलम धनावेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक हैं। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है, E बराबर 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम है। यानी दिया है, आवेश की मात्रा दे रखी है,
आवेश की मात्रा, यानी Q बराबर कितनी दे रखी है, 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इस चालक पर सामान्य अवस्था यानी आवेश दे रखा है आवेश E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और कितने इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, संख्या n ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है आपका, यानी Q बराबर n गुणा E। तो इसमें ज्ञात करनी है हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। संख्या बराबर हो जाएगा आपका, यानी n बराबर हो जाएगा आपका Q/E बराबर Q कितना दे रखा है आपका, 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम बटे आवेश दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, और 16 छंग 96, ये 10⁻⁻16 16 छंग 96। तो आपका आ जाएगा n बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा, n बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जाएगा, अतः छः इलेक्ट्रॉन कम होंगे क्योंकि चालक पर कैसा आवेश है, धनावेश है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार में 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। किसी चालक तार में एम्पीयर, चालक तार में यानी धारा I बराबर 5 एम्पीयर। प्रवाहित हो रही है चालक तार में 10 मिनट, यानी समय दे रखा है
टी बराबर 10 मिनट। तो आवेश कितना होगा, यानी आवेश क्यू हमें ज्ञात करना है। तो हम 10 मिनट के सेकंड बना लेते हैं। तो 10 गुणा 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 की इसमें गुणा कर लेंगे। तो 10 संग 60, ये हो जाएगा आपका 600 सेकंड। कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। इसके बाद है आवेश का फार्मूला होता है, यानी Q बराबर I गुणा T। तो I कितनी आपकी है, 5। T कितनी है आपकी, 600। तो 5 अंग 30 और डबल जीरो आ जाएंगे। तो Q बराबर आ जाएगा आपका 3000 कूलाम। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करेगा। E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है। एक चालक के सिरों का विभवांतर हमें दे रखा, विभवांतर कितना दे रखा, 1.5। यानी दिया है, विभवांतर दे रखा हमें, विभवांतर यानी V बराबर है 1.5 वोल्ट। और मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के सिरों से एक दूसरे जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। और आवेश की मात्रा यानी आवेश E बराबर दे रखा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और कार्य कितना करना पड़ेगा, यानी कार्य दे रखा है, यानी W। ये हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। इसके बाद सूत्र होता है, कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणा आवेश, यानी कार्य W बराबर V गुणा E। या इसे Q मान लें आप, क्या है, यानी V गुणा Q। तो W बराबर V की वैल्यू कितनी दे रखी है, विभवांतर की, यानी 1.5 वोल्ट गुणा आवेश यानी Q 1.6 गुणा 10 की घात -19। इनकी गुणा कर लेंगे तो W बराबर आएगा, यानी 1.6 में 1.5 गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, यहाँ से लगे 9, 15 कम 15 9, ये हो जाएंगे आपके 24। कितने हो जाएंगे, 24। तो कितने, 1 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपको दशमलव आएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा 2.4 गुणा 10 की घात -19। और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा, W बराबर 2.4 गुणा 10 की घात -19 जूल।
क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 20 जूल कार्य करना पड़ता है, इसका विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा, आवेश दे रखा है, यानी आवेश Q बराबर है 10 कूलाम और करने पर 20 जूल, यानी ये दे रखा कार्य, यानी W बराबर दे रखा है 20 जूल। इसका विभवांतर V आपको बताना है। तो इसका सूत्र होता है, यानी सूत्र होता है W बराबर V गुणा Q, और हमें क्या ज्ञात करना है, V। तो ये हो जाएगा V बराबर W बटे Q बराबर W कितना है, 20 जूल है, और आवेश आपका 10 कूलाम, तो 10 दूनी 20, V बराबर आ जाएगा 2 वोल्ट। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा है, परिपथ में धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा है, परिपथ में धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। जो हमें दिया उसे लिख लेते हैं। परिपथ में 24 वोल्ट यानी विभवांतर V बराबर दे रखा है 24 वोल्ट तथा 60 ओम का प्रतिरोध दे रखा हमें यानी R बराबर दे रखा है 60 ओम। उसके बाद परिपथ में धारा परिमाण ज्ञात कीजिए। धारा यानी I ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है आपका V बराबर I गुणा R, और हमें धारा ज्ञात करनी है। धारा यानी I बराबर V बटे R। V कितना आपका 24 और R प्रतिरोध है 60, तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2/5, 2 में भाग करेंगे 5 की, ना जाने की क्या हो जाएगी, 0 दशमलव लगाएंगे, और 5 चौक 20, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी I बराबर 0.4 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है
कि किसी चालक में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। किसी चालक में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। तो हमें देख चालक में 0.5 एम्पीयर दिया है, धारा दे रखी है हमें। धारा I बराबर 0.5 एम्पीयर जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर यानी B बराबर 2 वोल्ट। चालक का प्रतिरोध भी याद कीजिए। प्रतिरोध यानी R हमें इसमें ज्ञात करनी प्यारे बच्चों। तो सूत्र होता है आपका विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। V बराबर I गुणा R और हमें ज्ञात करना है R, तो हो जाएगा R बराबर V बटे I। तो R बराबर V कितना है 2 वोल्ट और I है 0.5 एम्पियर। यह है आपका वोल्ट और ये दे रखी है आपके एम्पियर में। तो R बराबर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 20/5, 5 चौक 20। तो R बराबर आ जाएगा 4 ओम। क्या आ जाएगा R बराबर 4 ओम। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी चालक में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। किसी चालक में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। तो हमें देख चालक में 0.5 एम्पीयर दिया है, धारा दे रखी है हमें। धारा I बराबर 0.5 एम्पीयर जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर यानी B बराबर 2 वोल्ट। चालक का प्रतिरोध भी याद कीजिए। प्रतिरोध यानी R हमें इसमें ज्ञात करनी प्यारे बच्चों। तो सूत्र होता है आपका विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। V बराबर I गुणा R और हमें ज्ञात करना है R, तो हो जाएगा R बराबर V बटे I। तो R बराबर V कितना है 2 वोल्ट और I है 0.5 एम्पियर। यह है आपका वोल्ट और ये दे रखी है आपके एम्पियर में। तो R बराबर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 20/5, 5 चौक 20। तो R बराबर आ जाएगा 4 ओम।
क्या आ जाएगा, R बराबर 4 ओम। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, किसी तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। किसी तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। दिया है तार में एम्पियर, यानी धारा I बराबर दे रखी है 2 एम्पियर। और तार में होकर 20 मिनट में समय t बराबर 20 मिनट, और 20 मिनट के मैं सेकंड मिला देता हूँ, 20 गुणा 60 सेकंड, तो ये 6 दूनी 12, यानी 1200 हो जाएंगे, 1200 सेकंड। इसके बाद कह रहा कितना आवेश प्रवाहित होगा। आवेश यानी Q। तो आपका फार्मूला है कि आवेश बराबर क्या होता है, I गुणा, यानी धारा I गुणा T यानी समय। तो Q बराबर I गुणा T। I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 गुणा 1200, तो 12 दूनी 2400, तो Q बराबर आ जाएगा आपका 2400 कूलाम, क्योंकि आप इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, कूलाम। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि इस संयोग के सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि इस संयोग के सिरों के बीच विभवांतर यानी 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जैसा हमें दिया है, यानी हमें दे रखे हैं प्रतिरोध दे रखे हैं, तो ये दे रखा हमें R बराबर, यानी R1 बराबर कितना है, 2 ओम, और R2 बराबर 3 ओम, और R3 बराबर 5 ओम। और प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी में। किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 प्लस 3 प्लस 5, और R बराबर 3, 5 और 3 8, 8 और 2 10 ओम आ जाएगा आपका प्रतिरोध। इसके बाद कह रहा है कि संयोग के सिरों के बीच विभवांतर यानी 30 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। इसमें दे रखा विभवांतर, यानी V दे रखा हमें 30 वोल्ट। तो हम निकाल लेंगे परिपथ में कुल धारा,
परिपथ में कुल धारा यानी I बराबर, धारा ज्ञात करनी है कुल धारा, तो I बराबर क्या हो जाएगा ये V/R। तो V कितना आपका 30 वोल्ट है और R कितना आपका 10 या 30, तो I बराबर आ जाएगी 3 एम्पियर। कितनी आ जाएगी I बराबर 3 एम्पियर। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है विभवांतर लगा दिया है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के भी विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहला है 2 ओम। 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना दे रखा है हमें, यानी ये हो जाएगा आपका V1, मान लें इसे V1 बराबर I गुणा यानी R1। तो I कितनी आई है आपकी 3, R1 कितना आपका, R1 है 2, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका 6 वोल्ट यानी V1 बराबर। उसके बाद दे रखा हमें 3 ओम। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर यानी V2 बराबर I गुणा R2। I आपकी कितनी है 3 है और R2 कितना है आपका 3 है, तो 3 तिया 9 वोल्ट हो जाएगा आपका आंसर, यानी V2 बराबर। इसके बाद आता आपका 5 ओम। 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर यानी V3 बराबर कितना दे रखा I गुणा R3। तो V3 कितना आपका, यानी I कितना है यहाँ पर 3 और R1 कितना आपका 5, तो V3 बराबर आ जाएगा 15 वोल्ट। क्या आ जाएगा V3 बराबर 15 वोल्ट। तो इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा 2.5 एम्पियर है। यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट हो तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा 2.5 एम्पियर है। यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट हो तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें दिया है, हल करते हैं पहले। सबसे पहले दिया है तार में बहने वाली विद्युत धारा यानी धारा I बराबर 2.5 एम्पियर। सिरों के बीच विभवांतर यानी V बराबर 10 वोल्ट। तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तार का प्रतिरोध यानी R बराबर, ये ज्ञात करना आपको। तो ये हो जाएगा आपका R बराबर
V बटे आई। तो R बराबर V की वैल्यू कितनी है 10 और धारा की वैल्यू है 2.5। तो ये हो जाएगा R बराबर 0.1 घटाएंगे 0 पर पहुँच जाएगी। तो 100 बटे हो जाएगा आपका 25, 25 चौका 100। तो R बराबर आ जाएगा आपका 4 ओम। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, R बराबर 4 ओम। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा।